हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जो है जीएस की संपूर्ण तैयारी कराते हैं। किसी भी प्रकार का वनडे एग्जाम हो, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस का प्री एग्जाम भी हो, कोई भी तैयारी हो, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से जीएस की कराई जाती है। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट, एसटेट, आरओ, एआरओ, पैट और सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम, पुलिस हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, ये सारी चीजों की तैयारी हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ से कराते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इसी सेशन में आगे बढ़ते हैं और हम लोग अभी तक पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे। उसके बाद पेट के संबंध में हम लोग कुछ स्पेशल क्लास ला रहे थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस थे, जिसमें हम लोग नोबेल पुरस्कार की क्लास कर चुके हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कर चुके हैं और ऐसे ही तमाम क्लास कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास हम लोगों की होगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। एग्जाम में, किसी भी प्रकार के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो इस क्लास से हम लोग जो है पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम में अति संभावित है। ठीक है, तो दोस्तों, हम लोग अब आगे शुरू करते हैं अपना। इसके पहले, शुरू करने से पहले हम लोग पिछले क्लास का कुछ हम लोग देख लेते हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोग नोबेल पुरस्कार पढ़े थे, उसमें एक नया पॉइंट मिला है। जैसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ। ठीक, जैसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब 1969 में शुरू हुआ तो किसको पहली बार मिला? तो पहली बार किसको मिलता है? रैगनर फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन को। ये नाम याद रखना जरूरी है। रैगनर फ्रिस्क का तो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद रखना जरूरी है। उसके बाद जब हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद के संदर्भ में पढ़ रहे थे, तो वहां से एक क्वेश्चन और मिला है कि जैसे अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358 क्या है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में है। ठीक, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कब किया जा सकता है? जब आपातकाल लगाया जाता है। आपातकाल के संदर्भ में जो आपातकाल जो 352 अनुच्छेद है, उसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह है। परंतु यहाँ पर अनुच्छेद 358 के अंतर्गत युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर जब भी आपातकाल लगाया जाएगा तो अनुच्छेद 19 का निलंबन किया जा सकता है। ठीक है, और निलंबन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 मतलब 359 में हम लोग ये देखते हैं कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। पिछली क्लासेस से हमें ये तीन बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आज के सेशन से कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। हम लोग सरसरी निगाहों से पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को देखेंगे। चूंकि समय कम है तो इसमें थोड़ा सा फास्ट क्लास होगी, तो इसमें हम लोग पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करेंगे। हम लोग 1857 की क्रांति से पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जनरल कौन होता है। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन होता है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न होते हैं और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। हम लोग ये पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब अगला आता है 1881 में। 1881 हम लोग देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक दो पत्रिकाओं का संपादन करते हैं। कौन कौन सी पत्रिका? मराठा और केसरी। मराठा और केसरी में क्या है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि मराठा किस भाषा में है। हम लोग अमूमन लगा देंगे कि मराठा मराठी भाषा में है, लेकिन ऐसा नहीं है। मराठा अंग्रेजी भाषा में छपा पत्रिका थी और केसरी मराठी भाषा में। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो मराठा किस भाषा में है? अंग्रेजी में है, और केसरी मराठी में है। ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 1893 और 1895, 2 सालों के गैप में इन्होंने 2 उत्सव, 2 त्योहार शुरू किए। 1893 में बहुत इंपॉर्टेंट है गणपति महोत्सव, और 1895 में शिवाजी महोत्सव। यहां ध्यान देने वाले, हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि गणपति पहले शुरू किया था कि पहले शिवाजी शुरू किया था। तो हम लोग यहां से ध्यान दे सकते हैं, गणपति किसका नाम है? भगवान का नाम है, तो भगवान से उन्होंने शुरू किया। और शिवाजी से भगवान नहीं है। शिवाजी से जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक आते हैं, शिवाजी, वो मानव रूप में है। तो हम लोग पहले अपने याद करने के तरीके में हम लोग देख लगते हैं, पहले गणपति उत्सव, फिर शिवाजी उत्सव। पहले भगवान जी का, फिर मानव का शुरू किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1897 में इनको जो है 18 महीने की सजा होती है। 1897 में, और
1908 में, ये ध्यान देने की बात है कि 1897 और 1908 में इनको सजा होती है और दोनों राजद्रोह के आरोप में सजा होती है। और 1908 में जो इनको सजा होती है वो 6 वर्ष की सजा होती है और इनको कहाँ रखा जाता है? बर्मा के मांडले जेल में। और यहां हम लोग पहले पढ़ चुके थे 1857 की क्रांति में, जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे उनको भी रंगून जिले में रखा जाता है, रंगून में रखा जाता है, इनको मांडले जेल में रखा जाता है। ठीक, अब यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि वैलेंटाइन शिरोल, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, यहां पर ध्यान देना है। वैलेंटाइन शिरोल ने एक पुस्तक लिखी, क्या नाम है? इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट में इन्होंने भारतीय अशांति का जनक कहा और 2 लोगों को कहा। भारतीय अशांति का जनक इन्होंने 2 लोगों को कहा, एक व्यक्ति के रूप में बाल गंगाधर तिलक को और एक संस्था के रूप में आर्य समाज को। आर्य समाज में कौन? जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, ये आर्य समाज के संस्थापक थे। तो वैलेंटाइन शिरोल ने 2 लोगों को भारतीय शांति का जनक कहा है। ठीक, व्यक्ति और संस्था के रूप में, यहां ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1897 में चापेकर बंधु। चापेकर बंधु आते हैं जिनका नाम दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। इन लोगों ने रैंड और एयर्स्ट की हत्या कर देते हैं। रैंड और एयर्स्ट की हत्या का प्रमुख कारण यह रहता है कि उस समय बंबई में, पुणे में प्लेग फैला होता है। प्लेग फैला होता है तो वहां पर ये लोग महिलाओं के प्रति अत्याचार करते हैं। ठीक है, प्लेग के में। तो इससे दुखी होकर के इन लोगों ने, दामोदर बंधुओं ने या चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या कर देते हैं, रैंड और एयर्स्ट की। उसके बाद क्या होता है? 1897 में रैंड और एयर्स्ट की इन लोगों ने हत्या कर दी, चापेकर बंधुओं ने। फिर अगला आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, इतिहास के पड़ाव में हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण आता है कि 1885, 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं देखेंगे तो पिछला क्लास जरूर देखिएगा, मतलब उसमें थ्योरी कराई गई है और एग्जाम ओरिएंटेड कराया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट देने से पहले आप लोग जरूर देखिए, और किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम देने से पहले इन सब सेशंस को सरसरी निगाहों से देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो अब हम लोग यहां देखते हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम करते हैं। और यहां ध्यान देने की बात है कि उस समय वायसराय कौन रहते हैं? लॉर्ड डफरिन। यहां ये हमको ध्यान देना है। उसके बाद आता है 1892 का काल। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही ब्रिटेन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। जैसे यहाँ पर लोकसभा है वैसे वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स है, जैसे यहाँ पर राज्यसभा है वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो वहां की लोकसभा में पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी चुने गए थे। और कब चुने गए थे? 1892 में। ठीक है, ये ध्यान देना है। ये लिबरल पार्टी से, फिंसबरी से थे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमको ध्यान देना है। उसके बाद आता है अनुशीलन समिति। ठीक है, अनुशीलन समिति 1903 में स्थापित। सन नहीं याद करना है, सन इसलिए लिख दें कि आपको क्रम ध्यान रहे। ठीक, अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं पी मित्र और इसका मुख्यालय होता है कोलकाता। इसके अध्यक्ष, इसके अन्य सदस्य होते हैं चितरंजन दास और अरविंद घोष। ठीक है, सिस्टर निवेदिता भी होती हैं जो कि विवेकानंद से संबंधित होती हैं। ठीक है, अब यहां से हमको देखना है कि 1903 में अनुशीलन समिति की स्थापना कौन करते हैं? पी मित्र करते हैं। ठीक, 1904 में, अब देखिए 1904 में ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना होती है। इसको भी पी मित्र और पुलिनदास करते हैं ढाका में, क्योंकि ढाका नाम से ही है तो ढाका में कौन करेगा? मतलब ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ होगी? ढाका में ही होगी। कौन करते हैं? जो अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं। कौन? पी मित्र और पुलिनदास करते हैं। ठीक, यहां ध्यान देने वाली बात है। अब इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट है 1904 अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक, 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कौन करते हैं? वीडी सावरकर। अब उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं 1905 में इंडियन होम रूल समिति की स्थापना होती है। इंडियन होम रूल लीग नहीं, होम रूल लीग तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट 1916 में आएंगे। ये इंडियन होम रूल समिति है, कमेटी है। 1905 में लंदन में करते हैं कौन? श्याम जी कृष्ण वर्मा। इनको क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। ठीक, तो ये ध्यान देने वाली बात हम लोगों को। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है?
क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। अब देखिए अगला आता है 1905 में बंगाल विभाजन। ठीक, 1905 में बंगाल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, जहां पर हम देखते हैं उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल को 2 भागों में बांटा था। अब यहां पर देखते हैं बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? घोषणा होती है किसी कहीं कहीं 19 जुलाई मिलता है, कहीं कहीं 20 जुलाई मिलता है। 19-20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। और फिर उसके बाद 7 अगस्त 1905 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईएएस के अभी 2023 के प्री में एक स्टेटमेंट के रूप में रखा हुआ था। तो जो भी क्वेश्चन आईएएस पीसीएस में पूछे जाते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, आसान से फैक्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो इन सब वनडे एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, तो बंगाल सारे नहीं, कॉन्सेप्चुअल नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं, जो फैक्ट टाइप के होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। कहां पर? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को होती है। उसके बाद बंगाल विभाजन को लागू कब कर दिया जाता है? 16 अगस्त 1905, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अगस्त 1905 को हमको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब देखिए 16 अगस्त 1905 को याद करने का एक तरीका है कि 16 अगस्त को विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, यहां ध्यान रखने की बात है, यहां से हम लिंक कर सकते हैं थोड़ा कि 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू कर दिया जाता है खाद्य दिवस के दिन। ठीक है, अब बंगाल में इसी दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, हमको ये ध्यान रखना है। बंगाल में इस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? शोक दिवस के रूप में। इसी दिन टैगोर के कहने पर राखी दिवस मनाया जाता है। लोग एक दूसरे के हाथों में एकता के, बंधुत्व की राखी बांधते हैं, तो टैगोर के कहने पर राखी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? 19-20 जुलाई 1905 में। 7 अगस्त, उसके बाद एक महीने बाद जुलाई अगस्त में 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। फिर बंगाल विभाजन लागू कब होता है? खाद्य दिवस के दिन, 16 अक्टूबर 1905 के दिन। टैगोर के कहने पर लोग एक दूसरे के हाथों में क्या बांधते हैं? राखी बांधते हैं। उसके बाद ये ध्यान देना है, आंध्र प्रदेश का जो डेल्टाई इलाका था, आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाके में इस स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन कहा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान देने वाली बात है। आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में इसको कौन सा आंदोलन कहा गया? वंदे मातरम आंदोलन। ठीक, यहां ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में। कौन करते हैं? आगा खान और सलीमुल्लाह खान, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, ये ध्यान देना है। ठीक, मुख्यालय लखनऊ में है, स्थापना ढाका में होती है। आगा खान और सलीमुल्लाह खान, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है, यहां ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला आ जाता है 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन। हम लोग पढ़े हैं, कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता होता है। अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी इसमें स्वराज की मांग प्रस्तुत करते हैं। यहाँ सब लिखा हुआ है और हम लोग पिछली क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं। ठीक, तो जो नहीं पढ़े होंगे पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी करते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन के ही दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा था, आमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। ये अकेले एक ऐसे पुरुष थे जिनके गीत 2 देशों के राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान के संदर्भ में है। तो यहां पर यह चीज ध्यान देने वाली बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान लिखा, एक भारत का और एक बांग्लादेश का। ठीक, अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना कौन करते हैं? अश्वनी कुमार दत्त। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार हेतु, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। अब स्वदेशी आंदोलन के प्रचार हेतु स्वदेश बांधव समिति की स्थापना करते हैं कौन? अश्वनी कुमार दत्ता। तो यहां से देखिए एक एक चीज लिंक होती चली जा रही। पहले बंगाल विभाजन की घोषणा कलकत्ता के टाउन हॉल में, उसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा। अब स्वदेशी आंदोलन के बारे में तमाम चीजें पढ़े अब हम लोग। अब स्वदेशी आंदोलन के विस्तार करने के लिए स्वदेश बांधव समिति, स्वदेशी आंदोलन को प्रचार प्रसार करने के लिए स्वदेश बांधव समिति की स्थापना कौन करते हैं? अश्वनी कुमार दत्ता। ठीक, ये इंपॉर्टेंट रखना है। उसके बाद आता है 1906 में, देखिए सन, हमको जो सन याद करना होगा हम बता देंगे। सन यहाँ सब हमने इसलिए लिख दिया है कि आपका एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनी रहे।
1906 में युगांतर पत्रिका का प्रकाशन शुरुआत करते हैं बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। ये भूपेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद के भाई थे। विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र दत्त था, है कि नहीं, ये आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद 1906 में अवनींद्र नाथ टैगोर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किस लिए? क्योंकि प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं विकास के लिए करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए तो ये याद ही करना है, ठीक, और हम लोगों को भी याद करना है, किसी भी प्रकार का एग्जाम दें। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार करने के लिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है बंगाल विभाजन के ही विरोध में हम कह सकते हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ओरिएंटल आर्ट का मतलब पूर्वी। अब इंग्लैंड लोग पश्चिमी देश आते हैं, हम लोग पूर्वी देश, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ पूर्वी आर्ट की स्थापना कौन करते हैं? अवनींद्र नाथ टैगोर। ये ध्यान देना है। अब देखिए अगला आता है, हम लोग पढ़ते हैं 1907, ध्यान देना है, कांग्रेस का विभाजन, सूरत अधिवेशन पिछले में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद आता है 22 जुलाई 1908, बहुत महत्वपूर्ण दिन, बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 वर्ष की सजा हो जाती है। कहां पर हो जाती है? बर्मा के मांडले जेल में होती है। और यहाँ पर एक हिंट है, 22 जुलाई 1947 को हमारा जो तिरंगा झंडा होता है उसको हमारी संविधान सभा ने अपना लिया था, ठीक है, तो यहां से हम लिंक करके याद कर सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद 22 अगस्त 1907 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान रखना, मैडम भीखाजी रुस्तम जी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में विदेशों में पहली बार तिरंगा झंडा फहराने वाली कौन थी? भीखाजी रुस्तम कामा थी। तो यहां से हमको ये चीज ध्यान देनी है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग आगे आते हैं 1908 का मुजफ्फरपुर कांड, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1908 का जो मुजफ्फरपुर कांड है, इसमें क्या है? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करते हैं परंतु असफल हो जाते हैं। और जो प्रफुल्ल चाकी होते हैं ये आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा सुना दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, खुदीराम बोस 18 वर्ष की उम्र में 1908 में फांसी के तख्ते पर झूल जाते हैं। इसी केस को अलीपुर षड्यंत्र केस से भी जोड़ा जाता है। इस अलीपुर षड्यंत्र केस में बहुत लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसमें एक प्रमुख नाम आता है अरविंद घोष का। अरविंद घोष का नाम हमें याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पहले ये गरम दल के नेता थे और बाद में इस षड्यंत्र केस के बाद जब इनको छोड़ दिया जाता है तब ये क्रांतिकारी गतिविधियों से अलग जाकर के पौंडचेरी में ओरिविले आश्रम की स्थापना करते हैं। तो हमको यहां से ये सारी चीजें याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक। अब यहां से अलीपुर षड्यंत्र केस हो गया है, अरविंद घोष, उसके बाद 1908 मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस हो जाता है। अब देखिए यहां पर खुदीराम बोस के एक वकील होते हैं, ठीक। खुदीराम बोस के वकील इनको छुड़ाना चाहते हैं लेकिन खुदीराम बोस खुद कबूल कर लेते हैं कि मैं नहीं, बम बनाना मैंने सीखा, बम, तो मतलब ये खुद ही नहीं बचना चाहते थे, ठीक। ऐसे ही भगत सिंह थे। हम लोग भगत सिंह के बारे में सोचते हैं कि भगत सिंह को गांधी जी ने नहीं बचाया। भगत सिंह और गांधी जी में हम लेके विवाद खड़ा करते हैं। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह लेटर लिखते थे, जाके मिलते थे, कितनी बार कहते थे कि जेल से बाहर आओ, ये है, मतलब आ सकते थे वो बाहर जेल से, मतलब तमाम कारण थे जेल से बाहर, लेकिन भगत सिंह खुद नहीं जेल से बाहर आना चाहते थे। अब मतलब हम लोग यहाँ पर सीधा गांधी जी पर आरोप लगा देते हैं कि गांधी जी उनको जेल से छुड़ाना नहीं चाहते थे, तो ये अलग मुद्दा है, ये जो कि सरासर निराधार है। भगत सिंह जो है स्वयं जो है कुर्बानी दे करके एक नए तरीके का बिगुल फूंकना चाहते थे, लोगों में एक नया संदेश देना चाहते थे, इसीलिए वो खुद ही नहीं बाहर आना चाहते थे, ठीक। तो इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, वो हम लोग आगे के सेशंस में मिस्ट्री विद हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं पॉलिटी विद क्वालिटी पढ़ेंगे और हिस्ट्री विद मिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस हो गया है। फिर 1909 में मदन लाल ढींगरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1909 में मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, यहां ध्यान देने की बात है। उसके बाद आता है अगला 1909 में ही अनंत लक्ष्मण कन्हरे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जज जैक्सन को गोली मारकर ये हत्या कर देते हैं। उसके बाद विनायक, इसका कारण क्या रहता है? इन्होंने विनायक दामोदर और गणेश वासुदेव सावरकर, ये जो दोनों सावरकर बंधु होते हैं, इनको राजद्रोह के आरोप में आजीवन निर्वासन कर देते हैं। हम लोग देखते नहीं है कि जो है वीडी सावरकर और गणेश वासुदेव सावरकर बगल के ही कमरे में अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा काटते हैं, लेकिन जब तक सजा काटते हैं उनको पता नहीं रहता बगल के कमरे में हमारा भाई भी है, ठीक।
तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसी गुस्से में आकर के अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने जज जैक्सन को गोली मार देते हैं। ठीक है, उसके बाद 1911 बहुत इंपॉर्टेंट है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, दिल्ली का भव्य दरबार सस्ता है। इसके पहले दिल्ली का भव्य दरबार हम लोग पिछले सेशन में 1877-78 में पढ़ चुके, जब भयंकर अकाल पड़ा था भारत में, तब वहां पर दिल्ली के ब्रिटेन की रानी को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। और यहाँ पर दिल्ली का भव्य दरबार सस्ता है, जॉर्ज पंचम और मेरी स्वागत, इन्हीं के स्वागत में बंबई में क्या बना है, इंडिया गेट की गेटवे ऑफ इंडिया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत लोग इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है कि इंडिया गेट है, उसको बनाया जाता है और जॉर्ज पंचम और मेरी का वहां पर स्वागत किया जाता है। उसके बाद 1911 में बंगाल के विभाजन की योजना को रद्द कर दिया जाता है। जब जॉर्ज पंचम और मेरी आते हैं, दिल्ली का भव्य दरबार सस्ता है, तो उसी में जो है बंगाल विभाजन की घोषणा को रद्द कर दिया जाता है। राजधानी को कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया जाता है। उसके बाद 1912 में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, 1912 में दिल्ली क्या बनी, भारत की राजधानी बनी। ठीक, 1912 में दिल्ली भारत की बन जाती है राजधानी। उसके बाद 1912 में ही लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस ने बम फेंक दिया था। ठीक, उसके बाद अगला 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 आता है पॉइंट 1913, बहुत इंपॉर्टेंट। 1913 सन याद रखना जरूरी है, क्योंकि 1913 में ही गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल करते हैं। कहां पर, सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल कहां करते हैं, सैन फ्रांसिस्को में। उसके बाद 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण होता है, जापानी जहाज गुरुदत्त सिंह किराए पर लेते हैं। बजबज बंदरगाह में जो है, बजबज नामक एक बंदरगाह होता है, वहां पर जो है संघर्ष होता है, तमाम भारतीय मारे जाते हैं। इस कामागाटा मारू प्रकरण क्या होता है, जहाज को बंदरगाह पर मतलब उतरने ही नहीं दिया जाता, इसलिए संघर्ष फैल जाता है। उसके बाद आता है गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को, पूर्ण रूप से प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद 1915 में गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि प्राप्त होती है। 1915 में गांधी जी को कौन सी उपाधि प्राप्त होती है, कैसर हिंद की उपाधि। बहुत बढ़िया। उसके बाद 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता किसके प्रयास से, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्ना और तिलक के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता होता है। और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि इस समझौते से मदन मोहन मालवीय जो 1916 में बीएचयू की स्थापना करते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, वो इस समझौते से खुश नहीं होते हैं। अब इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट, 1916 में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना कौन करते हैं, बाल गंगाधर तिलक। अभी हम लोग 1905 में पढ़ चुके थे, होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा करते हैं। और यहाँ पर 1916 में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना है, कहां पर, पुणे में करते हैं। और 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट करती हैं। ठीक, एनी बेसेंट करती हैं मद्रास में, बाल गंगाधर तिलक करते हैं पुणे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद एनी बेसेंट के द्वारा पत्रिका चलाया गया था, कौन सा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ठीक, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका किसके द्वारा, न्यू इंडिया। यंग इंडिया आता है आगे, यंग इंडिया कौन, महात्मा गांधी। न्यू इंडिया कौन, एनी बेसेंट है, यहां ध्यान देना जरूरी है। ठीक, उसके बाद देखिए 20 अगस्त 1917 को, अगस्त 1917 को एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त कर दिया। ठीक, यहां ध्यान देने वाली बात है, 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त कर दिया। और 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव आता है, उसी को अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। यहां पर 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनती हैं। 20 अगस्त 1917 को, अगस्त 1917 को ये जो है होम रूल लीग को समाप्त करती हैं। और उसी वर्ष दिसंबर में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो ये कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं। 1917 में पहली महिला अध्यक्ष होती हैं जो कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं। बहुत अच्छे से हम लोग तीनों महिला अध्यक्ष के बारे में पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के, ठीक, गांधी के ये राजनीतिक गुरु होते हैं। कौन होते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन होते हैं, राणा डे होते हैं। कौन होते हैं, राणा डे होते हैं। ठीक, गांधी के गुरु गोखले और गोखले के गुरु राणा डे होते हैं। ठीक, यहां से हम लोगों को ये चीज ध्यान देना जरूरी है। अब गांधी जी को
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। क्या कहा गया इनको? भर्ती कराने वाला सार्जेंट, क्योंकि इन्होंने भारतीय युद्ध में भारतीय लोगों को प्रोत्साहित किया था कि युद्ध में शामिल हो सैनिक के रूप में। बाल गंगाधर तिलक भी उसके साथ शामिल होते हैं, महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक भी होते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग 1916 में। 1916 का सेशन, 1916 का समय बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि 1916 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी करते हैं। कहां पर? अहमदाबाद में। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है 1917 का चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर बिहार चंपारण जाते हैं और तिनकठिया प्रणाली को वहां पर समाप्त करते हैं। और ये इनका पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। हम लोग पढ़ते हैं 1930 में सविनय अवज्ञा, उसमें जो मेथड अपनाया गया था वो वाला पहला मेथड चंपारण सत्याग्रह में अपनाया गया, इसीलिए इनका ये पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन ऐसा कहा जाता है। ठीक, अब अगला आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये क्रम याद रखना जरूरी है। चंपारण और अहमदाबाद मिल मजदूर, उसके बाद आता है गुजरात का खेड़ा आंदोलन, ये याद रखना जरूरी है। 1917 18-18 मतलब 18-18 खेड़ा और अहमदाबाद में याद रखना जरूरी है। पहले अहमदाबाद मिल मजदूर आता है, क्रम मिलाने को दे देता है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा आंदोलन। ठीक है, यहां ध्यान देने वाली जरूरत है। अहमदाबाद मिल मजदूर में हड़ताल होता है, गांधी जी को सफलता, पहली भूख हड़ताल होती है ये गांधी जी की पहली भूख हड़ताल। उसके बाद आता है 1918 का गुजरात का खेड़ा आंदोलन, इसमें ये पहला असहयोग आंदोलन था। ठीक, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां था? चंपारण में। पहला असहयोग आंदोलन कहां था? खेड़ा में। ठीक, ये ध्यान देने वाली बात है, मतलब असहयोग में जो तरीके अपनाए गए थे वही तरीका गुजरात के खेड़ा आंदोलन में अपनाया गया, इसीलिए इसको पहला असहयोग आंदोलन कहा जाता है। क्रम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रम, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है 1918 का समय। 1918 के समय में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी करते हैं और इसी में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में पूंजीवादी व्यवस्था में जो बड़े बड़े पूंजीवादी होते हैं उनको उनकी संपत्ति के कुछ हिस्से को दान देने की बात की जाती है, ये सारी चीजें इसमें हैं। ठीक, तो ये चीज ध्यान देना है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। उसके बाद अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करते हैं गांधी जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है अगस्त के संबंध में, अगस्त माह के संबंध में। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त क्रांति। अगस्त घोषणा अभी बताई, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा होती है उसको अगस्त घोषणा कहते हैं। 20 अगस्त 1917 यही वो दिन था जब एनी बेसेंट होम रूल लीग को समाप्त करती है। ठीक, और अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 को जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा होती है उसको अगस्त घोषणा कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव क्या होता है? ब्रिटिश के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 1940 में। उसके बाद अगस्त क्रांति क्या होता है? जब भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त के माह में शुरू होता है तो वो क्रांति, अगस्त क्रांति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहां भी मिलान के लिए आ सकता है या क्रम मिलाने के लिए आ सकता है कि कौन सा पहले बाद में हुआ था, तो याद रखिए अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, अगस्त क्रांति 1942 में। ठीक, यहां ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब बहुत महत्वपूर्ण आते हैं, ये सारी चीजें हमने क्रम से इसलिए रखी हैं क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने सारी चीजों को एक क्रम से लगा दिया है, चीजें समझने में आसान होगी, हौच पौच बहुत नहीं होगा। ठीक, अब उसके बाद अगला आता है बहुत इंपॉर्टेंट, 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित। तारीख भी ध्यान देना है इसमें, क्योंकि तारीख भी कभी कभी पूछता है। 19 मार्च है, मार्च कौन सा महीना है? तीसरा महीना है, और 1919 है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए 19 एक बार आया, 19 दूसरा बार आया, 19 तीसरी बार आया, 19 19 19 तीन बार आया, और महीना कौन सा है? तीसरा। यहां से लिंक हो गया हम लोगों का। तो 19 मार्च 1919 को आया है, और इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा जा सकता है, मतलब किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक, बिना अपील, उसके पास अपील, दलील, वकील की कोई प्रावधान नहीं होगा उसको। और यह प्रावधान लाया गया था विश्व युद्ध के समय, और इसको यहां पर समाप्त नहीं किया गया था रोलेट एक्ट में। उसके बाद आ जाता है, जब ये रोलेट एक्ट आता है उसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को, मतलब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब इतना महीना मत ध्यान दीजिएगा, अब या तो देखिए 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट आता है, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने इसी के विरोध में देशव्यापी हड़ताल करते हैं। ठीक, हड़ताल करते हैं, परंतु गांधी जी को रोक लिया जाता है। फिर जब गांधी जी को रोक लिया जाता है, फिर उनके विरोध में
सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू विरोध करते हैं, ये भी जनसभा निकालते हैं। फिर इनके बाद इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को। फिर इनके गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग होता है, वहां पर एक शांतिपूर्वक जनसभा बुलाई जाती है और उसी जनसभा में जनरल डायर ने गोलियां चलवाने का आदेश दे देता है। यहां ध्यान रखने वाली बात है, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को होता है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, क्योंकि 13 अप्रैल 13 तारीख होता है ना, वो मतलब अपशगुन का सूचक होता है 13 तारीख। ऐसा होता ही है, 13 नंबर रूम होटल जो ये सब होता है बहुत अपशगुन होता है, मतलब ऐसा लोग मानते हैं। अब है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन ऐसा मानते हैं। अब इसमें जनरल डायर को गोलियां चलाने का आदेश, जनरल डायर गोली चलाने का आदेश देता है। उस समय ये ध्यान देना है, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर होता है। मतलब जो गोली चलाने का आदेश देता है जनरल डायर, और जो पंजाब का उस समय गवर्नर होता है लेफ्टिनेंट, वो माइकल डायर। यहां ध्यान रखने वाली बात है। अब उधम सिंह जब 1940 में मारते हैं तो माइकल डायर को मारते हैं, ठीक, ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, नरसंहार होता है। उसके विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया, ठीक। और हम लोग पढ़े हैं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय कौन थे, उसमें चुने जाने वाले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि सदस्य के रूप में। यहाँ पर शंकरन नायर को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से चुना जब गया था, उसके बाद इन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद महात्मा गांधी अपने कैसर-ए-हिंद की उपाधि को वापस कर देते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पूछ सकता है कि किसने कौन सी उपाधि वापस की थी। जमुना लाल बजाज, जो महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, राय बहादुर की उपाधि को वापस कर दिया। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि को वापस कर दिया। तो ये लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये सारी चीजें वापस कर देते हैं, अपनी उपाधियों को वापस कर देते हैं। अब उसके बाद अगला आता है पॉइंट। अब इस हत्याकांड हो जाता है तो हत्याकांड का विरोध काफी होता है, और हत्याकांड की जांच हेतु हंटर की अध्यक्षता में, अंग्रेजों ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन करते हैं, और इसमें 3 भारतीयों को भी शामिल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम, चिमनालाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। यहां ध्यान देने वाली बात है, कौन कौन से नाम आ जाते हैं, चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण आ जाते हैं। एक कांग्रेस भी अपनी जांच समिति गठित करती है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष होते हैं। बहुत जरूरी इसलिए याद करना है क्योंकि इसमें अन्य सदस्य होते हैं मोतीलाल नेहरू और गांधी जी। अब हम लोग सोचते हैं गांधी जी होंगे तो गांधी जी ही अध्यक्ष होंगे, गांधी जी अध्यक्ष नहीं थे, मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे, जिन्होंने 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। अब 1919 में खिलाफत दिवस भी मनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है 1 अगस्त 1920, बहुत इंपॉर्टेंट दिन आता है। इस दिन असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है, और आपको ध्यान देने की बात यह है कि इसी दिन असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरुआत होती है, उसी दिन 1 अगस्त को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, ठीक। अब असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है रोलेट एक्ट के विरोध में, जलियांवाला बाग एक्ट के विरोध में और खिलाफत आंदोलन के प्रभाव में, ठीक। यहां यह ध्यान देना आवश्यक है कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया जाता है। अब देखिए, अगस्त में शुरू किया गया है। अब कांग्रेस का अधिवेशन कब होता है, अधिकतर हम लोग पहले बता चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, दिसंबर माह में होता है। तो कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की पुष्टि दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में करी। यहां ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कब करिए, दिसंबर में, नागपुर अधिवेशन में करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसी संदर्भ में अगली कड़ी में 1921 का मोपला विद्रोह होता है केरल के मालाबार तट पर। फिर चौरी चौरा कांड आता है 5 फरवरी 1922 गोरखपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तारीख भी इसकी याद रखना बहुत जरूरी है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है गोरखपुर में, और फिर इसी से दुखी होकर 11 फरवरी 1922 को, कहीं कहीं 12 फरवरी भी आ जाता है, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। और इस समय गांधी जी कहाँ थे, बारदोली में थे। गांधी जी कहाँ थे, बारदोली में थे, गुजरात के। और फिर उसके बाद 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 वर्ष की सजा दे दी जाती है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, आप लोग ये बताइए, जब गांधी जी को यहाँ 6 साल की सजा दे दी गई, तो गांधी जी पहले बार 1924 में बेलग्राम में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। हम लोग पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, तो कैसे, तो ये इस तरीके से गांधी जी की तबीयत खराब हो गई थी, गांधी जी जेल से बाहर आ गए थे,
गांधी जी कम कूटनीतिज्ञ रणनीतिज्ञ नहीं थे। तो गांधी जी की तबीयत खराब हो जाती है और गांधी जी जेल से बाहर आते हैं और 1924 में बेलग्राम में कांग्रेस की पहली बार और आखिरी बार अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद 1922 में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन इलाहाबाद में होता है। हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर आता है 1923, बहुत इंपॉर्टेंट, सन याद रखना जरूरी है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। ठीक, स्वराज पार्टी की स्थापना कौन करते हैं? इंपॉर्टेंट, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर? मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद से संबंधित थे, तो इससे जोड़कर हम इलाहाबाद याद कर सकते हैं। कांग्रेस के अंतर्गत, ये ध्यान रखना जरूरी है, कांग्रेस से बाहर निकलकर नहीं, कांग्रेस के ही अंतर्गत चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में करते हैं। ठीक, उसके बाद 1925 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एमएन रॉय के द्वारा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग पिछले सेशन में भी ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, उसी का रिवीजन हो रहा है। अब अगला आता है 1924 को, हरा, हरा मतलब एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल कहां करते हैं? कानपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1924 में हरा, 1928 में हसरा, एचएसआरए, ये एचआरए है वो एचएसआरए होगा। ठीक, एचआरए, हरा, हसरा, ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, या अपने तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, सन, संस्था, नाम, जगह सब इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक, अब उसके बाद 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। 8 डाउन ट्रेन को लूट दिया जाता है। सहारनपुर से लखनऊ ट्रेन आती है, इसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी में इसको लूटा जाता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो 9 अगस्त है ना, 9 अगस्त के ठीक 17 साल बाद, 25 के 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाता है। ठीक 17 साल बाद, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। उसके बाद इसी काकोरी कांड में कुछ जो क्रांतिकारी होते हैं उनको फांसी की सजा दे दी जाती है, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, रोशन सिंह हो गए, अशफाक उल्ला खान हो गए, इनको फांसी दे दी जाती है। अब राम प्रसाद बिस्मिल को कहां दी जाती है फांसी? गोरखपुर में। राजेंद्र लाहिड़ी को कहां दी जाती है? गोंडा में। ठीक, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक, अब उसके बाद रोशन सिंह को कहां दी जाती है? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में फांसी दे दी जाती है। उसके बाद जो सचिन नाथ सान्याल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं कानपुर में, उनको उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। ठीक, यहां से ये काकोरी कांड से संबंधित ये सारी घटनाएं थी। अब यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है, अशफाक उल्ला खान संभवतः पहले भारतीय मुसलमान थे जो स्वतंत्रता पर फांसी पर लटके, स्वतंत्रता के लिए फांसी पर इनको लटकाया गया। अब उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है 1928 का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचएसआरए, हसरा, जो एचआरए था अब यहां पर एचएसआरए हो गया। अब देखिए यहां पर नाम बहुत आसानी से याद होगा, सोशलिस्ट, समाजवादी। ठीक, तो फिरोज शाह कोटला दिल्ली में भगत सिंह करते हैं। भगत सिंह सोशलिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे। ठीक, यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है, फिरोज शाह कोटला में दिल्ली में। ठीक, अब उसके बाद आता है 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हो जाती है। ठीक, यहां पर उसके बाद 1927 में हम लोग पढ़े हैं बटलर कमेटी, पहले भी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। भारत सरकार और देशी राज्यों, देशी रियासतों के मध्य जो संबंधों को सुधारने के लिए बटलर कमेटी लाई गई थी। और 1919 के अधिनियम में कौन सा? नरेंद्र मंडल का गठन किया गया था, है कि नहीं। फिर अब आ जाता है 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा और इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता था, क्योंकि इसमें सारे के सारे सदस्य, सातों के सातों सदस्य कौन थे? सातों को सात मारूंगा, एक साथ मारूंगा नहीं, सातों के सातों सदस्य ब्रिटिशर्स थे, इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। और सभी सदस्य ब्रिटिशर्स थे, तो भारतीयों के हित में क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। इसीलिए इसके विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, हर जगह साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और इसी के विरोध करते समय लाला लाजपत राय के सर पर लाठी पड़ जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद हम लोग इसी के विरोध में, जब लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है, उसके विरोध में, उससे बदला लेने के लिए 1928 में सैंडर्स हत्याकांड होता है, जिसमें भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मार दी। ठीक, सैंडर्स हत्याकांड हो गया ये। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अगली घटना घटती है 1928 की। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है। नेहरू रिपोर्ट में सर्वदलीय बैठक में इसको स्वीकार किया जाता है। अब यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार हुआ था, भारतीयों ने चुनौती स्वीकार की थी। एक बर्कनहेड नामक व्यक्ति था ब्रिटेन का, जिसने कहा था भारतीयों के पास इतनी अकल नहीं, इतनी समझ नहीं है कि वो अपने
संविधान बना सकें। तो इसी आलोचना को जवाब देने के लिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाया गया था और इसको सर्वदलीय सम्मेलन में इसको स्वीकार भी किया गया था, मान्यता भी दी गई थी। उसके बाद 1929 में इसी में डोमिनियन, 1928 की नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, अधिराज्य की बात की गई थी और इसी का विरोध किए थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक, इन्होंने फिर जो है पूर्ण स्वराज की मांग करी थी 1929 के अधिवेशन में। हम लोग पढ़े हैं सारी चीजें। 1929 के असेंबली हॉल में खाली जगह पर बम फेंका। किसी को मारने का कोई उद्देश्य नहीं था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खाली जगह पर बम फेंका पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। ठीक, अब यहां पर यह ध्यान देने की बात है कि इस असेंबली की अध्यक्षता विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई विट्ठल भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब उसके बाद आ जाता है 1930 का समय। बंगाल में सूरसेन मास्टर दा के नाम से जाने जाते क्योंकि स्कूल में पढ़ाते थे। ये चटगांव शस्त्रागार पर हमला करते हैं। ये चटगांव शस्त्रागार पर हमला करते 1930 में और इनकी एक आर्मी होती है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इसकी स्थापना इन्होंने चटगांव में की थी। इनका नाम सूरसेन, इनको मास्टर दा भी कहा जाता था। ठीक, अब इसके बाद 1933 में सूरसेन को गिरफ्तार किया जाता है, बहुत ही प्रताड़ित किया जाता है इनको और 1934 में इनको फांसी की सजा सुना दी जाती है। अब इसी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित कुछ महिलाओं ने अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें प्रीति लता वाडेकर रेलवे में, चटगांव में ही रेलवे पर जो है मुठभेड़ में मारी जाती हैं और सुनीति चौधरी और शांति घोष ने जिलाधिकारी की हत्या भी कर देती हैं। उसके बाद आते हैं बीना दास। बीना दास 1932 में गवर्नरों पर गोली भी चलाई थी। उसके बाद अब यहां पर हमको ये समझने वाली चीज है, कौन कौन थे? प्रीति लता वाडेकर, सुनीति चौधरी, शांति घोष और बीना दास। ये हमको नाम ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद आता है फिलॉसफी ऑफ बम। फिलॉसफी ऑफ बम एक पुस्तक है जिसको लिखा था भगवती चरण वोहरा ने। भगवती चरण वोहरा, ये इनकी पत्नी का नाम दुर्गाबाई था, दुर्गा देवी। इनको भाभी के नाम से क्रांतिकारी इनको भाभी कहते थे, दुर्गा भाभी कहते थे। उसके बाद 1929 में आता है जतिन दास की भूख हड़ताल। जतिन दास की भूख हड़ताल के कारण 64वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया था और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का शेष संविधान लागू हुआ। संविधान के शेष अनुच्छेद लागू हुए। अभी हम लोग पढ़े थे पिछले सेशन में 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान अपनाया गया था, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था, तब समस्त संविधान नहीं लागू हुआ था। संविधान के मात्र 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे और शेष को इसी दिन 26 जनवरी को लागू किया गया था। ये हम लोग पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं क्लास देख लीजिएगा, एग्जाम के पहले 1-2 क्वेश्चन जरूर आ सकता है उस सेशन से। अब हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत सारे क्रम मिलाने को कहा जाता है। कौन से क्रम आते हैं यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78-79 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी हेतु प्रस्थान करते हैं। इसीलिए इसको दांडी मार्च भी कहा जाता है, क्योंकि दांडी के लिए प्रस्थान करते हैं। कहां से? साबरमती से। इसी में कहा जाता है साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उसके बाद ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं। कब? 12, इधर 18 दिन, इधर 6 दिन, 24 दिन बाद ये दांडी पहुंचते हैं। अगर हम 24 दिन याद रखेंगे तो हमको सब चीजें फैक्ट याद हो जाएंगी इसकी। 24 दिन बाद ये दांडी पहुंचते हैं और नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करते हैं। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि तमिलनाडु में इसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नमक कानून तोड़ते हैं और तिरुचिरापल्ली में उनके द्वारा नमक बनाया जाता है। उड़ीसा में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है गोपाल चंद्र बंधु चौधरी, ठीक, नमक कानून तोड़ते हैं। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान देना है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, इन्होंने भी पश्चिमी सीमोत्तर प्रांत में नमक कानून तोड़ा और इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक लाल कुर्ती सेना का गठन किया था। इनकी सेना का नाम क्या था? लाल कुर्ती खुदाई खिदमतगार। और इनकी सेना पर गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों पर जब आदेश दिया गया सैनिकों को कि आप इन पर गोली चलाइए,
तो गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही चंद्र सिंह गढ़वाली ने मना कर दिया कि मैं निहत्थों पर गोली नहीं चलाऊंगा। ठीक, उसके बाद यहां से हम लोग अब अगला पॉइंट देखते हैं। इसी से संबंधित 13 वर्षीय युवा महिला गोडेल्यू, गोडेल्यू इनको कहा जाता है, इनको फिर रानी की उपाधि देते हैं नेहरू। 13 वर्षीय ये नागा महिला होती है, इन्होंने नागा साथियों के साथ सविनय अवज्ञा का समर्थन किया था। फिर आ जाता है धर्षणा, बहुत इंपॉर्टेंट है धर्षणा। इसमें सरोजिनी नायडू और इमाम साहब होते हैं। सरोजिनी नायडू और इमाम साहब धर्षणा में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाते हैं और नमक कानून तोड़ते हैं। यहाँ पर इसी आंदोलन के संबंध में पश्चिमी सीमा प्रांत की कबायली महिलाओं ने मलंग बाबा की उपाधि गांधी जी को देते हैं। ठीक, गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि मिलती है यहाँ से। और इसी आंदोलन जो सविनय अवज्ञा में साबरमती से दांडी तक जो इन्होंने यात्रा की थी, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी यात्रा नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की। कि नेपोलियन ने जब जो है एल्बा से पेरिस की यात्रा की थी, उसकी तुलना जो है सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की करते हैं। ठीक, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को होता है। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है नवंबर 1930, मतलब 1930 में पहले मार्च अप्रैल में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, उसी के बाद 1930 में ही 1930, 31, 32 गोलमेज सम्मेलन चलते रहते हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन। फिर जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, फिर समय आता है 4 मार्च 1931 का। 4 मार्च 1900, बहुत इंपॉर्टेंट डेट भी याद रखना, गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, ये भी नाम याद रखना बहुत जरूरी है। इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। गांधी इरविन समझौता हो जाता है और इसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी की कुछ मांग होती है और इसमें इन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो राजनीतिक बंदी थे, क्रांतिकारी बंदी थे, इनको भी छुड़ाने की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि गांधी जी ने कोई प्रयास ही नहीं किया। गांधी जी भी प्रयास करते हैं, परंतु राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के लिए मना कर दिया गया था। और फिर इन लोगों को एक दिन पहले सुबह ही 23 मार्च 1931 को, मतलब सुबह एक दिन पहले ही इनको फांसी दे दी जाती है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को नियत तारीख को भी नहीं फांसी दी जाती है। तो ये सब बहुत सोची समझी चाल थी अंग्रेजों की। अब यहां पर देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 कब हुआ? 1930 नवंबर माह में। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932, 30, 31, 32 आखिरी के महीनों में। ठीक, नवंबर दिसंबर, पहला नवंबर, दूसरा सितंबर दिसंबर, उसके बाद आखिरी भी नवंबर दिसंबर। ठीक, ये याद रखना जरूरी है। अब इसमें क्या होता है, 1931 का वही कराची अधिवेशन हम लोग दिसंबर माह में देखते हैं, कराची अधिवेशन होता है। अपना गोलमेज सम्मेलन तो उनका चल ही रहा है वहां पर। दूसरा गोलमेज सम्मेलन अभी समझते हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में। अध्यक्षता इसकी करते हैं वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, कराची अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया था। संकल्प इसमें प्रस्तुत किया था, किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा। और उसकी मदद एमएन राय ने की थी। ठीक, एमएन राय। आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत एमएन राय और नेहरू ने। ठीक, ये यहाँ ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद गांधी इरविन समझौते को, जो 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसकी यहाँ पर इन्होंने पुष्टि कर दी, मंजूरी दे दी। और फिर गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी गई। और गांधी जी वहां पर भाग लेने के लिए गए भी, परंतु सांप्रदायिकता के कारण, सांप्रदायिक निर्वाचन के कारण वहां पर गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। और गांधी जी वापस आकर कहते हैं, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकते। गांधी जी अपने भारतीयों के उद्देश्यों के लिए, भारतीय हित के लिए अडिग रहे। और वहां पर इनको असफलता मिली, कुछ खास सफलता नहीं मिली। और इनको यहाँ पर आकर ये कहते हैं, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। और असफल किस लिए हुआ अभी बता चुके हैं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण। अब फिर यहां ध्यान देने वाली बात है, पूछ लेता हूं क्वेश्चन में, गांधी जी किस जहाज से गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? क्योंकि कांग्रेस ही दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है, अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। ठीक, यहां ध्यान देने वाली बात है, कांग्रेस केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के माध्यम से भाग लेती है। गांधी जी पहुंचते हैं राजपूताना नामक जहाज से और वापस आते हैं एनी बेसेंट नहीं, बेसेंटियाना नामक जहाज से। ठीक, बेसेंट से आप याद कर सकते हैं, थोड़ा सा लिंक बिठा सकते हैं, बेसेंटियाना नामक जहाज से। असफलता का कारण
असफलता, गांधी जी चूंकि गोलमेज सम्मेलन में असफल हो जाते हैं, तो जब असफल हो जाते हैं, जब 32 में वापस आ जाते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये दोबारा प्रारंभ कर देते हैं। पहली बार स्थगित करते हैं जब 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। उसके बाद जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इनको असफलता मिलती है, फिर भारत आकर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं। अब देखते हैं अगला समय 16 अगस्त 1932, बहुत इंपॉर्टेंट है, तारीख भी याद रखिएगा। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा होती है और रैमजे मैकडोनाल्ड होता है। रैमजे मैकडोनाल्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसमें क्या होता है, दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की जाती है। समझ में आई बात? जैसे 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की प्रावधान किया गया था, उसी प्रकार यहाँ पर दलित हेतु अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था होती है। और इस मांग से गांधी जी काफी दुखी होते हैं और अपना आमरण अनशन शुरू करते हैं। और फिर अंबेडकर और गांधी में पूना समझौता होता है और दलित वर्गों को आरक्षण दिया जाता है। फिर यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था नहीं की जाती है। यहाँ पर अंबेडकर जी डटे हुए थे कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल मिले इनको, लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि इनको भी मुसलमानों की तरह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मिले और इनकी सीटों को बढ़ा करके 147 कर दिया जाता है। ठीक, ये ध्यान देने वाली बात है। लगभग 145 से ऊपर इनकी सीटें कर दी जाती दलित वर्ग के आरक्षण के लिए। अब अगर यहाँ पर दलित वर्गों को आरक्षण दे दिया जाता, सांप्रदायिक पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाता, तो हो सकता है भारत में आज एक दलितिस्तान भी होता। जैसे पाकिस्तान बना ऐसे एक दलितिस्तान भी हो सकता था। परंतु गांधी जी के अपने आमरण अनशन के कारण यहाँ पर समझौता होता है और जो इनको 71 सीट मिल रही थी पृथक प्रतिनिधित्व में, वहां पर जाके इनको 146-47 सीटें मिल जाती हैं। अब इसके बाद इसी को पूना समझौता कहा जाता है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को होता है। किसमें? गांधी जी और अंबेडकर में। और गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पूना समझौता और दिल्ली समझौते में कंफ्यूज होते हैं। देखिए, दिल्ली समझौता वायसराय, इरविन और गांधी के बीच में होता है और पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच में होता है। यहां ध्यान देने वाली बात है। ठीक, अब इसके बाद आता है कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, बता ही चुके। अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन आता है नवंबर 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड होते हैं और फिर लास्ट में आकर अप्रैल 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया अंतिम रूप से। ठीक, तो अब हम लोग जो है, अब इसी में हम लोग देखते हैं, ये देखिए अगला पॉइंट क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल राइफल्स ने पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। अभी पढ़े थे ऊपर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अब हम लोग थोड़ा सा, इसमें बहुत सारा लोचा है, घोलमेल है, इसको हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, मतलब दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती से दांडी के लिए होती है। कब पहुंचते हैं? 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं। वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। उसके बाद 1930 में ही 30, 31, 32, 30 में ही गोलमेज सम्मेलन आता है। गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत होती है। 1931 में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी होती है। उसके पहले 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसमें गांधी जी ने राजनीतिक बंदियों को छुड़ाने की भी बात की थी, परंतु नहीं मानी गई थी बात और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी हो जाती है। उसके बाद क्या जाता है? उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन आता है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी पहुंचते हैं। गांधी जी वहां पर पहुंचते हैं, गांधी जी को कुछ खास सफलता नहीं मिलती। फिर आते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत में। जब उनको वहां पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुछ खास सफलता नहीं मिलती, तो फिर यहाँ पर आकर के भारत में ये फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करते हैं। उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा होती है। फिर ये सारा चीजें इसी क्रम में फिर जो है 1932 के आखिरी में, 30, 31, 32 के लास्ट में क्या होता है? तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। तो इस तरीके से पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर के ये सारी घटनाएं आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद 1934 में आता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। फिर 1936 में बहुत इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ होती है? लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वामी सहजानंद। और महासचिव बहुत इंपॉर्टेंट है, एनजी रंगा। अच्छा, कभी कभी हम लोगों को ये पता होता है कि स्वामी सहजानंद होते हैं, तो क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के समय उसके महासचिव कौन थे?
तो महासचिव और अध्यक्ष हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग स्वामी सहजानंद मार देते हैं, लेकिन महासचिव कौन थे? एनजी रंगा थे। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1936 में चुनाव होता है। 1936 में चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता मिलती है। 8 प्रांतों में 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है। जब 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तो भारतीयों से बिना पूछे भारतीयों को युद्ध में शामिल कर देती है अंग्रेज, और इसी के विरोध में आकर के पूरी कांग्रेस मंत्रिमंडल अपने पद से इस्तीफा दे देती है, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देती है। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं 1 मई 1939 को हम लोग देखते हैं कि जब त्रिपुरी संकट आता है। त्रिपुरी संकट में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता को त्याग देते हैं और फिर यहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्षता को त्याग कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। कांग्रेस से अलग होकर नहीं, कांग्रेस के भीतर ही। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ऐसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में कांग्रेस के भीतर ही रहकर की थी, और इन्होंने भी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कांग्रेस के भीतर ही रहकर की, ना कि अलग होकर। अब 1 मई 1939 को हम यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 मई 1939 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक, यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की सेना का नाम क्या रहता है? फ्री इंडियन लीजन। फ्री इंडियन लीजन सुभाष चंद्र बोस की सेना का नाम होता है। फिर उसके बाद अब अगला पॉइंट देखते हैं। 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह ने माइकल डायर को गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। जनरल डायर नहीं जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, फायर, उसको नहीं, जो पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस समय, उसको गोली मार देते हैं, माइकल डायर को। अब 1940 में यहां ध्यान देने वाली बात है कि मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है। मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है, कांग्रेस का नहीं। इसी में जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को रखा था। यहां ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने करी थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ये छात्र थे। फिर उसके बाद आता है 17 अक्टूबर 1940, इंपॉर्टेंट है, डेट भी याद रखनी है। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है। इसका अन्य नाम होता है दिल्ली चलो। पवनार से यह आंदोलन शुरू होता है दिल्ली के लिए। इसमें पूछ सकता है प्रथम सत्याग्रही, द्वितीय सत्याग्रही, अभी तक दोनों पूछा है, तृतीय सत्याग्रही भी पूछ सकता है। ठीक, तो आपको ये भी चीज सोचना है क्या पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। तो पहले सत्याग्रही आते हैं विनोबा भावे, ध्यान दीजिएगा। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त आते हैं। ये 3 नाम हमको याद रखना बहुत जरूरी है। कौन कौन से? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। और फिर अगला क्रम में आता है 8 अगस्त 1940। 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश होता है। इसके संबंध में हम लोग बात कर चुके हैं कि अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा, अगस्त क्रांति। मतलब अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 और अगस्त क्रांति 8 या 9 अगस्त 1942। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला आता है मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है। ठीक, और इसी क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव से भारतीय नाखुश होते हैं और गांधी जी ने इसके संबंध में इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा, और नेहरू जी ने क्या कहा? डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा। ठीक, तो ये हमको याद रखना है। ये स्टेटमेंट दे सकता है कि क्रिप्स मिशन के संबंध में पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? तो गांधी जी ने। और डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक किसने कहा? नेहरू ने। यहां ध्यान रखने वाली बात है। अब यहां पर देखिए अगस्त 1942 आता है, बताए थे 1 अगस्त 1942। इसके पहले जब हम लोग बात कर रहे थे 1 अगस्त 1920, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। और जब 1 अगस्त 1942 का दिन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन का समय आता है, वातावरण निर्मित होता है, उस दिन तिलक दिवस के रूप में मनाया जाता है इलाहाबाद में। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब 7 अगस्त 1942 को ग्वालिया टैंक बंबई में कांग्रेस की बैठक होती है। अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद करते हैं। ठीक, अब हम लोग पिछले सेशन में पढ़ चुके थे कि अबुल कलाम आजाद कांग्रेस में सबसे युवा, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा अध्यक्ष होते हैं। इसमें नहीं, इसके पहले। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि इन्होंने कब अध्यक्षता की थी सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में, बताइएगा जरूर। बताने से चीजें आपको याद होती हैं। ठीक, और भारत छोड़ो प्रस्ताव उसी समय 8 अगस्त 1942 को स्वीकृत किया गया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। उसी में गांधी जी ने करो या
मरो का नारा देते हैं। गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। ठीक, अब उसके बाद अगला आता है, जब 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, सुबह सुबह ही अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चालू किया और सभी महत्वपूर्ण नेताओं को, गांधी समेत सभी को गिरफ्तार कर लिया। ठीक, तो यहाँ पर सभी नेता लोग गिरफ्तार हो जाते हैं और गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू को आगा खान महल में गिरफ्तार किया जाता है। आगा खान महल कहाँ है? पुणे में है। ठीक, उसके बाद अन्य नेताओं को अहमदाबाद दुर्ग में, अन्य नेताओं में हम लोग देखते हैं किसको किसको कहाँ कहाँ गिरफ्तार किया गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर बिहार के ही जेल में रखा गया था। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में अध्यक्षता कर रहे थे ये, इनको भी बांकुड़ा जेल में रखा गया। उषा मेहता खुफिया रेडियो का संचालन करने के लिए उस समय प्रसिद्ध हुई थी। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, वहां से फरार हो गए और भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व किया। उसके बाद समानांतर सरकारों का गठन कहीं किया गया। 1942 के आंदोलन का एक प्रभाव यह भी था कि समानांतर सरकारों का गठन किया गया। ये हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ किया गया। तो बलिया में किया गया था, तामलुक बंगाल में और सतारा महाराष्ट्र में। बलिया उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे की सरकार थी। किसकी? चित्तू पांडे। और तामलुक में जाति सरकार, सतारा में वाईवी चौहान की सरकार। तो ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। बलिया में चित्तू पांडे, तामलुक में जाति सरकार, सतारा में वाईवी चौहान की सरकार। ठीक, यहां से ये ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आजाद हिंद फौज का। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार किसके मन में आता है? कैप्टन मोहन सिंह के मन में। लेकिन आजाद हिंद फौज की जो सफलतापूर्वक स्थापना होती है उसका श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात है। 1942 में हम लोग देखें फ्री इंडियन लीजन नामक सेना की स्थापना करते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद 1943 में स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार गठित होता है और गठन सिंगापुर में किया जाता है। कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। और जर्मनी और जापान ने इसको मान्यता दे दी। जर्मनी और जापान चूंकि ब्रिटिशर्स के विरुद्ध लड़ रहे थे और ब्रिटिशर्स के विरुद्ध सुभाष चंद्र बोस ने भारत में सिंगापुर में स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना करते हैं और इसको मान्यता इसीलिए जर्मनी और जापान दे देते हैं। अब 1943 में सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बना दिए गए। अब ऊपर देखते हैं, देखिए आजाद हिंद फौज का विचार किसके मन में था? कैप्टन मोहन सिंह में। इसकी स्थापना रास बिहारी बोस में, लेकिन सर्वोच्च कमांडर के रूप में इसका सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक, स्थापना रास बिहारी बोस और विचार किसके में आया? कैप्टन मोहन सिंह में। अब आजाद हिंद फौज में कुछ ब्रिगेड थे, ठीक है, जैसे सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और महिला ब्रिगेड भी थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला ब्रिगेड लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के नाम से थी महिला ब्रिगेड। ध्यान रखना जरूरी है। आज से 77, 78, 80 साल पहले की बात है ये, जब जो है महिलाओं को युद्ध क्षेत्र में मान्यता दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। आज भी ये बातें उठती हैं कि महिलाओं को युद्ध भूमि में जाने दिया जाए कि नहीं। ठीक, अब उसके बाद आता है 1943 का। जापान ने अंडमान निकोबार पर कब्जा कर लिया था। जापान ने अंडमान निकोबार को कब्जा करने के बाद उसको सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था और सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप रख दिया और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रख दिया। ठीक, यहां से ध्यान देने वाली बात है। अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रख दिया था। और फिर 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा के द्वीप पर रहस्यमयी तरीके से इनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं जब आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की मृत्यु हो जाती है तो आजाद हिंद फौज एक हिसाब से विकलांग हो जाती है और फिर इसके जो अधिकारी होते हैं इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सहगल ढिल्लन शाह नवाज, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लन शाह नवाज। लाल किले से इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और लाल किले से मुकदमा चलाया जाता है। इस भारत में काफी विरोध होता है और फिर वायसराय ने इनकी सजा को माफ कर दिया। वायसराय इनकी सजा को माफ कर देते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिरफ्तार जो अधिकारी होते हैं, शाहनवाज ढिल्लन शाहनवाज जो होते हैं और अन्य जो अधिकारी लोग होते हैं जो गिरफ्तार किए जाते हैं, इनकी तरफ से वकील लोग होते हैं, इनकी तरफ से केस लड़ते हैं। कौन? ये इंपॉर्टेंट है। भूला भाई देसाई के नेतृत्व में इनके खिलाफ, इनके समर्थन में
केस लड़ा जाता है। और इसमें अन्य अन्य वकील कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली और KN काटजोगी थे। तो ये नाम ध्यान रखना है कि अध्यक्षता नेतृत्व किसने करी थी? भूला भाई देसाई ने नेतृत्व करी थी। अब उसके बाद अगला बहुत महत्वपूर्ण टर्म आता है 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी। क्रम है, याद रखिएगा। 18 फरवरी, 19 फरवरी, ये 20 फरवरी। 18 फरवरी और 19 फरवरी को होता है शाही नौसेना विद्रोह। 18 फरवरी को कहां से शुरू होता है? बंबई से शुरू होता है। और 19 फरवरी को कराची में शुरू होता है। कराची में शाही नौसेना, जो नौसेना होती है, वो हड़ताल कर देती है और काफी विद्रोह विरोध फैल जाता है। फिर अंग्रेज इसको किसी भी तरीके से दमन करने पर तुली थी और भारतीयों को ये चिंता थी कि अगर इसी तरीके से दमन कर दिया गया तो क्या होगा। फिर सरदार पटेल और जिन्ना ने आत्मसमर्पण की सलाह दी और उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। फिर विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया और कहा कि हम अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, हम भारतीयों के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। क्योंकि पटेल और जिन्ना उनसे आत्मसमर्पण की उनको सलाह देते हैं। अब उस समय नौसेना अध्यक्ष होता है एडमिरल गोल्फ्रेड, अध्यक्ष होता है उस समय नौसेना का। और 20 फरवरी को वायुसेना विद्रोह होता है। पहले जल में विद्रोह, नौसेना विद्रोह, फिर वायु में विद्रोह, जल से वायु में विद्रोह। ये ऐसे याद कर सकते हैं, पहले नौसेना विद्रोह फिर वायुसेना विद्रोह। आता है अगला समय 1943 का, बंगाल में अकाल पड़ता है। फिर उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण आता है 25 जून 1945 को शिमला समझौता होता है। नाम याद रखना जरूरी है और डेट भी इसका याद रखना जरूरी है। 25 जून 1945 को शिमला समझौता होता है। उसके बाद 1945 को इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनती है और क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं। 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनती है और उसके जो प्रधानमंत्री बनते हैं इंग्लैंड के, वो क्लीमेंट एटली बनते हैं। फिर उसके बाद प्रावधान किया जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है 24 मार्च 1946 को। इसी कैबिनेट में जो सदस्य होते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। यहां ध्यान रखिएगा कि पैट्रिक लॉरेंस का नेतृत्व होता है यहाँ पर, स्टैफोर्ड क्रिप्स का नहीं कि क्रिप्स प्रस्ताव पहले आया था तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन में क्रिप्स इसके अध्यक्ष होंगे, नहीं, पैट्रिक लॉरेंस को इसका नेतृत्वकर्ता बनाकर भेजा गया था। फिर इसी के बाद जुलाई 19 कैबिनेट मिशन को भारत में इसीलिए भेजा गया था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण हो। फिर जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। जब संविधान सभा के लिए उसके बाद चुनाव होता है, संविधान सभा फिर चुनाव के बाद फिर उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा घोषणा कर दी जाती है और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है, जिसके कारण बंगाल, बिहार, पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं। कब? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जब मनाया जाता है, उसके बाद सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं। क्लीमेंट एटली की घोषणा आती है कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा जाता है भारतीयों को आजादी देने के लिए। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है। फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की जाती है और जिसमें भारत विभाजन शामिल था। ठीक, भारत विभाजन उसमें शामिल था माउंटबेटन योजना में। उसके बाद 4 जुलाई 1947 को संसद में क्लीमेंट एटली ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया। इसको हम लोग जब 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़े थे, 4 जुलाई और 18 जुलाई को पढ़े थे। 4 जुलाई को प्रस्ताव पेश किया जाता है, उसके बाद 18 जुलाई को प्रस्ताव पास कर दिया जाता है ब्रिटिश संसद के द्वारा और उसमें यह घोषणा की जाती है कि भारत पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण होगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग जब लॉर्ड कैनिंग वायसराय वाला पढ़ रहे थे, ठीक, तब वहां पर जिक्र किए थे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मतलब भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होते हैं। इसी तरीके से हम लोग पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को खत्म कर लिया है। इसका बहुत मेजर पॉइंट खत्म किया है जो कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
आप लोग इसको पूरा अच्छे से याद करिएगा। और जिस तरीके से भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और 1947 में आजाद हुआ, उसी प्रकार जिस प्रकार लड़कियां बंदिशों में बंधी हुई हैं और लड़के अपेक्षाओं के बोझ के तले दबे हुए हैं, उसी प्रकार जो है हम मेहनत करके जो है इन बंदिशों को, इन अपेक्षाओं के बोझ को हम लोग हटा सकते हैं। हम लोग अपनी मेहनत से, हम लोग अपने लगन से एग्जाम को क्वालिफाई करके इन सभी बंधनों को तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इसको जरूर कीजिएगा। फिर इस सेशन को समाप्त किया जाता है। इसको रिवीजन करिएगा, बहुत रिवीजन करिएगा। एग्जाम से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो हमने पेट ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड 2-3 सेशन लिए हैं उसका भी। ठीक, तो दोस्तों इसी के साथ सेशन को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।